एक जमा हुआ भेड़िया। अगर चलो नहीं तो जम जाओगे। जरा सोचो, एक ऐसा गांव जहां तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर यदि आपने थोड़ा समय ज्यादा बाहर बिताया तो शरीर पर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, हाथ पैर खो सकते हैं या फिर जान भी जा सकती है। क्या फ्रॉस्ट बाइट है? सिर्फ 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा बाहर रहने पर मेरी नाक पूरी तरह से सफेद पड़ गई। शरीर के सेल्स के अंदर बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे और टिश्यू मरने लगे। अगर मैं 5 मिनट और बाहर रुक जाता तो मेरी नाक को परमानेंट टिश्यू डैमेज हो जाता। जब लोग बाहर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूखी घास की सरसराहट सुनाई दे रही हो। वो आवाज होती है गर्म सांस के बर्फ को क्रिस्टल में बदलने की। मैं धरती की सबसे ठंडी बसी हुई जगह पर हूँ, साल के सबसे ठंडे मौसम में। ये ओमेकॉन है। जिंदगी बचाने के लिए मैं 20 से ज्यादा कपड़ों की परतें पहने हुए हूँ, जिनका वजन करीब 14 किलो है। 30 डिग्री सेल्सियस गर्म घर से बाहर कदम रखते ही तापमान में 100 डिग्री से भी ज्यादा गिरावट होती है। इसलिए मैं हाथों में दस्ताने, पैर में बूट, पैंट और कोट पहनता हूँ जो रेनडियर की खाल से बने हैं। और ये भी काफी नहीं होता। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि जब बाहर जाना ही जिंदगी की लड़ाई बन जाए तो कैसा महसूस होता है। जैसे ही बाहर निकलते हैं कुछ ही सेकंड्स में पलकें बर्फ से जमने लगती हैं और स्किन में चुभन सी होने लगती है। पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे सबने छोड़ दिया हो। मेरी उंगली की टिप ठंड से जल गई। ठंड सिर्फ लोगों और जंगली जानवरों को ही नहीं पकड़ती, ये हर चीज को ठप कर देती है। फोन काम करना बंद कर देते हैं या सीधे बंद हो जाते हैं। बाहर खड़ी कारें कुछ घंटों में पूरी तरह जम जाती है। जमीन हमेशा जमी रहती है, इसलिए यहाँ कोई फल या सब्जी नहीं उगती। हमने मॉस्को से फ्लाइट लेकर पूर्व की तरफ 7 घंटे उड़ान भरी और याकुत्स्क पहुँचे। वहाँ से फिर करीब 18 घंटे और 900 किलोमीटर का रोड ट्रिप किया। अब रात के 2 बजे हैं और हम आखिरकार दुनिया के सबसे ठंडे गांव पहुंच गए। थर्मामीटर -60.5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जब हमने कार से बाहर कदम रखा ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। नाक के अंदर बाल जम गए थे और हर सांस के साथ वो चुभने लगे। यहाँ की सूखी हवा इतनी तेज है कि हमें लगातार खांसी आने लगी। ओमेकॉन में करीब 800 लोग रहते हैं जो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। यहाँ बाहर किसी और को देखना लगभग नामुमकिन है, जैसे मानो इस जगह पर वक्त ही थम गया हो। बहुत ज्यादा ठंड है। हम करीब 15 मिनट से बाहर चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त की पलकों पर बर्फ जमी हुई है, उसकी ऊपरी होंठ पर भी बर्फ की बूंदें दिख रही हैं। इस इलाके में जमीन पूरे साल जमी रहती है। ओमेकॉन हमारा इलाका जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ ठंड इतनी भयानक होती है कि तापमान -63 डिग्री सेल्सियस या यहाँ तक कि -64 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। क्योंकि ओमेकॉन एक घाटी में बसा है तो यहाँ हवा भी नहीं चलती। ठंड बस बैठ जाती है और रुकी रहती है। इस जमी हुई जमीन की परत को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो सैकड़ों मीटर गहरी हो सकती है। इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए गाँव वालों ने एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बनाया है। एक कोयले से चलने वाला बॉयलर पाइप्स के जरिए ज्यादातर घरों तक गर्मी पहुंचाता है। ये सिस्टम हर वक्त चलते रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर भी बंद हो जाए तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। यहाँ के घर अंदर से आम गांव के घरों से बिल्कुल अलग होते हैं। सेंट्रल बॉयलर से जुड़े हीटिंग पाइप्स हर कमरे से होकर गुजरते हैं ताकि घर गर्म रह सके। जमी हुई जमीन पर घर बनाने के लिए पहले मोटी लकड़ी की बीम बिछाई जाती है ताकि एक फ्लैट बेस मिल सके। फिर उस पर मेन लकड़ियाँ लगाई जाती है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर मोटा सा फ्लोर बिछाया जाता है। फिर इंसुलेशन और लास्ट में फिनिशिंग फ्लोर आता है। हर दीवार 7 लेयर से बनी होती है। बाहर लकड़ी, फिर मेन इंसुलेशन के लिए बेसाल्ट फूल, इसके बाद प्लास्टर, जाली, फोम इंसुलेशन, फिर एक और प्लास्टर की परत और आखिर में अंदर की तरफ लकड़ी का पैनल। खिड़कियाँ ट्रिपल ग्लेज्ड होती है जो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाती है। अटारी को भूसे और मिट्टी से इंसुलेट किया गया है। इन सब के साथ एक स्टोव या हीटिंग सिस्टम मिलकर घर को पूरी तरह से गर्म रखता है। लगभग हर घर में एंट्रेंस रूम को जानबूझकर बिना हीटिंग के छोड़ा जाता है। हम अपने घर के सामने वाले कमरे में सब कुछ फ्रीज करके रखते हैं। देखो ये फ्रिज नेचुरल फ्रिज है। यहाँ मैंने दूध और मीट फ्रीज करके रखा है। सब कुछ ठंड में ही स्टोर होता है। जैसा आप देख सकते हैं घर के एंट्री वाले पहले 2 कमरे स्टोरेज और फ्रिज की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये बिना गर्मी वाले कमरे ठंड के खिलाफ एक बफर की तरह भी काम करते हैं। कमरे के अंदर खासकर छत पर आप बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल साफ देख सकते हैं। ओमेकॉन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है। ये जो कि इस वक्त तक अपने बाड़े में पहुंच चुकी होती है। यहाँ के पशुपालक गाय के थन पर कपड़ा लपेटते हैं ताकि वो नाजुक हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट से बचा रहे और साफ भी रहे। अब ठंड जमने का खतरा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही दूध निकलना शुरू होता है हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ओमेकॉन की इस एक्सट्रीम ठंड की वजह से किसी भी घर में पानी की पाइपलाइन नहीं जाती है क्योंकि वो तुरंत जम जाएगी। गायों को हर सुबह बाहर इस ठंड में निकलना पड़ता है और नदी तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। एक एक करके सब गाय बर्फ से भरे इस बर्फीले नर्क में उतरती हैं। तेजी से चलती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत देर बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। उनके बाल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाते हैं। नदी का ये हिस्सा जमा नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ से सीधा ताज़ा पानी आता है। जमीन के नीचे से निकलने वाला स्प्रिंग वाटर भी इसी नदी से मिलता है और यही हिस्सा बर्फ से नहीं जमता। फिर अचानक मेरा पूरा चेहरा सुन्न हो गया। बाएं गाल की मसल बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरा पैरालाइज हो गया हो। जब मेरी नाक जमने लगी तो ये टोकियो ने फौरन देख लिया। क्या फ्रॉस्ट बाइट है? ठंड की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है। जब शरीर के अंदर गर्मी नहीं रहती तो हर सेल के अंदर मौजूद पानी बर्फ बन जाता है और वो बर्फ के क्रिस्टल सेल्स को फाड़ देते हैं। इससे तेज चुभन होती है और टिश्यू मरने लगते हैं। तुम्हें अपना चेहरा ढक लेना चाहिए। ऐसे चलते वक्त मुंह ढक कर चलो।
ध्यान रखना वरना ये काला पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ती गई और तापमान और भी नीचे गिरने लगा, हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ जिंदा रहने के लिए असल में क्या क्या करना पड़ता है। अब इस पॉइंट के बाद डॉक्यूमेंट्री शूट खत्म होने तक मैं एक बार में 10 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकता, वरना मेरी नाक जो पहले ही फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो चुकी है वो और खराब हो जाएगी। ये है इलाज, ये एलोवेरा और सिर्फ अल्कोहल है। इसे ऐसे भिगोकर उस हिस्से पर लगाओ जो जम गया है, और हाँ, उसे रगड़ना नहीं वरना वेसल्स और कैपिलरीज को नुकसान पहुंच सकता है और जख्म बन सकते हैं। फिर येवडोकिया ने अपने राज के काम की शुरुआत की। आंगन में धुले हुए कपड़े टांग कर सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो कपड़े पूरी तरह से जमकर सख्त हो गए। उसके सारे कपड़े एकदम जम चुके हैं, मेरे हाथ भी अब जमने लगे हैं। इसके बाद वो सीधे अपने बाड़े की तरफ गए गायों का दूध निकालने के लिए। मैं यहाँ कुछ की गाय पालती हूँ क्योंकि इनका दूध बहुत हाई क्वालिटी का होता है। इनमें फैट कंटेंट 7 से 8% तक हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं छत पर कुछ बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल जमे हुए हैं, लेकिन अंदर का माहौल फिर भी गर्म है। दीवारों के किनारे भी बर्फ से ढके हुए हैं। छत से कुछ पानी की बूंदें टपक रही हैं जो अंदर की नमी की वजह से है। पूरा कमरा घास, गर्म दूध और जानवरों की एक सोंधी सी खुशबू से भरा है। अब हम मिलने जा रहे हैं घोड़ा पालक से। हम देखेंगे याकूत के जंगली घोड़ों को उनके असली घर में। मिखाइल, रूही, ये रहे याकुत घोड़े। यहाँ की हालत इतनी सख्त है कि सिर्फ यही घोड़े खुद को इस माहौल में ढाल पाए हैं। आज तापमान कितना है? यहाँ का तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर ज्यादा देर रहना मुश्किल होता है। हमारे पास खुले मैदान में फेंसिंग का एक सिस्टम है। ये घोड़े ज्यादातर खुले में ही चरते हैं। इन याकुतियन घोड़ों को गर्म शेल्टर की जरूरत नहीं होती। ये -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी दिन रात खोले में रह सकते हैं। आम घोड़ों की तुलना में ये कद में थोड़े छोटे होते हैं, जो इन्हें सर्दियों में बाहर रहने में मदद करता है। क्योंकि छोटा शरीर मतलब कम एरिया में गर्मी बरकरार रहती है। इनका शरीर काफी फूला हुआ, मोटा और गोल दिखता है। ये इनकी मोटी फर की वजह से है और उनके खुर भी काफी लंबे हैं, जो उन्हें इस जमा देने वाली जमीन पर बहुत देर तक खड़े रहने देते हैं। इन्हें पकड़ा नहीं गया है, इन्हें बस यहाँ खाना खिलाया जाता है। इनका शरीर ही इनका खाना है। यह है घोड़े का मांस। यहाँ लोग इसे खाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी फैट है। ये एक पैकेट है घोड़े के मांस का पैकेट। ये किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है और इसे भेजा जाएगा। ये जो सूखे घास का ढेर आप देख रहे हैं, इसे गर्मियों में इकट्ठा करके रखा गया था। सर्दियों में यही घोड़े का मुख्य खाना होता है। खाइल ने हमें अपने घोड़े का मांस और लिवर चखने को दिया, जिसे इस इलाके में सिर्फ कच्चा और जमा हुआ ही खाया जाता है। घोड़े का कच्चा मांस। इसमें ढेर सारे विटामिन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ फल सब्जी नहीं होती तो हमें सारे विटामिन मीट से ही मिलते हैं। इसका स्वाद बर्फ जैसा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरी तरह से जमा हुआ है। और ये है लिवर। ओमिकन में जनवरी के महीने में दिन की रोशनी सिर्फ करीब 4.5 घंटे तक रहती है। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, अंधेरा छा रहा है और हम आज का दिन यहीं खत्म कर रहे हैं। पुराने जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े, गाय, बैल और खास तौर पर रेनडियर का इस्तेमाल किया जाता था। इस इलाके में रेनडियर बहुत अहम माने जाते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके मांस, खाल और दूध के लिए भी। गांव के सेंटर से करीब आधा किलोमीटर दूर ओमिकन के जमे हुए जंगल शुरू हो जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन इवान जैसे लोग के लिए शिकारी उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। मैं जंगली आदमी हूँ। ये मेरी शिकार वाली जगह है और ये है मेरा टेंट, मेरा घर। वो अभी आग जला रहा है। हमें इस आग की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हमें सिर्फ रास्ते पर चलना चाहिए। नीचे की बर्फ पतली है। हम जमी हुई नदी की तरफ जा रहे थे जहाँ इवान ने एक दिन पहले मछली पकड़ने का जाल लगाया था। इवान ने हमारे कैमरामैन को टाइम पर रोक लिया। वो बर्फ की टूटी हुई सतह पर कदम रखने वाला था। एक गलत कदम और वो पानी में गिर सकता था ओ रुको। और भीग सकता था। एक बार सर्दियों में जब इतनी ही ठंड थी, मेरे पापा जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। वो बर्फ के अंदर गिर गए और तुरंत ही ठंड से जमने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि आसपास कोई गर्म जगह नहीं है और मदद मिलने का कोई चांस भी नहीं, तो उन्होंने खुद को गोली मारने का फैसला किया ताकि धीरे धीरे दर्दनाक मौत न झेलनी पड़े। थोड़ा पानी लेंस पर गिर गया। ओह माय गॉड, ये तो अभी से जम गया। हमारा कैमरा पहले इतनी ठंड में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और अब ये जमी हुई लेंस तो बिल्कुल बेकार हो गई है। हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जाल निकालने के लिए वो एक छोटी फावड़े से छेद से बर्फ हटा रहा है। जैसी मछलियां बर्फीली हवा में आई वो कुछ ही सेकंड्स में मर गईं। पानी अंदर से गर्म था लेकिन बाहर आते ही ये मछली शॉक में आ गई और पूरी तरह से जम गई। अब वो जमी हुई मछली को पकड़कर थोड़ा गर्म कर रहे हैं अपने हाथों से रगड़कर, ताकि उसे काटना आसान हो जाए। फिर बड़े ध्यान से वो उसे पतली स्लाइस में काट रहे हैं। जमी हुई और कच्ची जंगली मछली जब ये फ्रीज होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ बर्फ खा रहे हो। इसे नमक के साथ खाना चाहिए। सर्दियों में मछलियों में ढेर सारे विटामिन होते हैं। टेंट के अंदर गर्मी है लेकिन बाहर की परत पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। आप देख सकते हैं वो आग को तेज कर रहे हैं।
और थोड़ी मछली प्रकृति को अर्पण कर रहे हैं। हे प्रकृति की आत्मा, हमारा ये तोहफा स्वीकार करो, हमें शिकार में सफलता दे और अपनी जमीन की समृद्धि से हमें नवाजें। उनके शमानी विश्वास के मुताबिक उन्हें शिकार की आत्मा को संतुष्ट रखना होता है, वरना अगली बार शिकार में कुछ हाथ नहीं लगेगा। अब हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। इवान इस बार कोई बड़ा शिकार करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से अभी अभी कोई जानवर गुजरा है। जमीन पर पैरों के निशान और थोड़े पेशाब के धब्बे दिख रहे हैं। देखो, ये रोड डियर के पैरों के निशान है। हम उसके काफी करीब आ चुके हैं। क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक बाहर ठंड में खड़ा रहा, मेरी नाक फिर से सुन्न होने लगी। अब मुझे और सावधान रहना पड़ेगा। मुझे अपनी नाक महसूस ही नहीं हो रही है। ओके, उस तरफ से वो भागते हुए जंगल की ओर गया था। ओके। मैं जाल वहीं लगाऊंगा। उन्हें उम्मीद है कि कोई बड़ा जानवर इसमें फंसेगा। शिकारी को पता है कि जानवर हर दिन एक ही रास्ते पर चलता है, इसलिए वो उसी रास्ते पर जाल बिछा रहे हैं। अब वो जाल को बर्फ से ढक रहे हैं। जाल के आसपास के निशानों को मिटाने के लिए वो कुत्ते की पूंछ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बाद में फिर यही लौटेंगे देखने के लिए कि ये क्या पकड़ता है। लेकिन उससे पहले इवान उस जाल को चेक करना चाहते हैं जो उन्होंने कल लगाया था। वो बर्फ से ढके इलाके को ध्यान से स्कैन कर रहे हैं। ये पूरा इलाका मेरे लिए किताब जैसा है। जब बर्फ गिरती है, मैं उनके पैरों के निशानों से ट्रैक करता हूँ कि कितने जानवर हैं। मुझे पहले से पता है कि इस इलाके में कितने जानवर रहते हैं। और ये रहा बर्फ पर पड़ा हुआ एक दमदार शिकार। तुम्हें खरगोश मिला है, और वो भी बहुत बड़ा। हम सबके खाने के लिए काफी होगा। उसे जाल ने नहीं मारा, वो वहीं फंसा रह गया और जानलेवा ठंड ने उसकी जान ले ली। तो यहाँ प्रकृति कोई मजाक नहीं करती। ये जाल उस जाल से छोटा है जो हमने आज लगाया था। अब देखना है कि अगली बार क्या फंसता है। लेकिन फिलहाल आज रात आग पर मीट पकेगा। ओम्याकान में खरगोश बहुत मिलते हैं। युद्ध के समय हमारे लोग इन्हीं खरगोशों का शिकार करके जिंदा बचे थे। तुम्हारा ने खरगोश पकाया, अपने घर में डिनर टेबल तैयार की। इसमें बिल्कुल फैट नहीं है, ये बहुत लीन मीट है, थोड़ा सूखा लगता है। आगे आने वाले कुछ सीन शूट करना हमारे लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन द ओलेंगोव्स की मदद से, जो रूरल रशिया पर यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है, हम ये सब शूट कर पाए। सुबह की पहली रोशनी में हमें घर के पास कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक विशाल सांप की मूर्ति जो पूरी की पूरी गाय के गोबर से बनी हुई है। उसका वजन 360 किलो से भी ज्यादा है और इसे एक लोकल किसान ने बनाया है। यहाँ का सब जीरो क्लाइमेट पानी की पाइपलाइन को भी चलने नहीं देता। अगर पाइप लगाया जाए तो उसके अंदर का पानी तुरंत जम जाएगा। इसलिए लोग अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करते हैं, जैसे हाथ धोने के लिए टैंकों में पहले से स्टोर किया गया पानी इस्तेमाल करना। हमारा सिंक काफी पुराना है। नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी गिरता है, और जब भर जाती है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक बार फिर यहाँ प्लम्बिंग सिस्टम न होने की वजह से घरों में ना तो शावर होता है ना टॉयलेट। इन जरूरी सुविधाओं को बैग में बनाए गए कैबिन्स में रखा गया है जो बिना हीटिंग के होते हैं। सीवेज सिस्टम न होने के कारण इंसानी वेस्ट वहीं जमा रह जाता है जहां उसे डाला गया है। जैसे ही वेस्ट हवा के संपर्क में आता है वो तुरंत जम जाता है और धीरे धीरे बर्फ के खंभों की तरह जमा होता है, जो कभी कभी 1 से 2 मीटर ऊंचे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे टूटते हैं। जब किसी को टॉयलेट जाना होता है तो उसे पहले काफी सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं और जल्दी करना पड़ता है ताकि ठंड से जम ना जाए। ये कोई आरामदेह अनुभव नहीं होता। लेकिन ये टॉयलेट थोड़ा अलग है, इसमें हीटर है, पर प्रॉब्लम ये इसे वेंटिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहर की ठंडी हवा हीटिंग सिस्टम को खराब करती है। ओह देखो, अरे वाह। इस तरह के टॉयलेट को ठंड से बचाने के लिए अब भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके अंदर अक्सर तेज बदबू जमा हो जाती है। नहाने, खाना बनाने, बर्तन धोने या बस पानी पीने के लिए साफ पानी जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पानी हासिल करना अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है। लोग यहाँ नदी से बर्फ के ब्लॉक्स काटते हैं, फिर उन्हें पिघलाकर ताज़ा पानी बनाते हैं ताकि रोजमर्रा के काम हो सके। इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो एक सफेद चादर जैसी फैली हुई बर्फ है, लेकिन उसके नीचे एक जमी हुई नदी है जो यहाँ पानी का इकलौता स्रोत है। अब वो एक चिजल से मोटी बर्फ को काट रहे हैं। अगर बहुत ठंड हो तो जल्दी काम करना पड़ता है, वरना खुद ही जम जाओगे। जैसे जैसे हम एक एक करके ठोस बर्फ के ब्लॉक्स काटते हैं, उन्हें उठाकर स्लेट पर रखते जाते हैं। 1, 2, 3। हमने स्लेट पर उतने बर्फ के टुकड़े लाद दिए हैं जितना वो उठा सकता है। हमारे पूर्वज इन बर्फ के ब्लॉक्स को बैलगाड़ियों से ले जाते थे। निकोलाई, ये कितने दिन चलेंगे? मेरा परिवार बड़ा है, ये शायद 2 या 3 हफ्ते चल जाएंगे। ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े या तो घर के अंदर के किसी ठंडे कमरे में रखे जाते हैं या फिर सीधे बैकयार्ड में बाहर। वो इन बर्फ के टुकड़ों को ड्रम में डालते हैं, फिर जब ये पिघल जाते हैं तो उन्हें पीते हैं। बल्कि वो अपने पड़ोसियों के साथ भी इसे बांटेंगे ताकि सभी लोग इस साफ पानी से नहा सकें। इस गांव में नहाने की शुरुआत नल खोलने से नहीं होती, बल्कि लकड़ियां काटने से होती है। अब वो निकोलाई से लिया गया एक बर्फ का टुकड़ा उठा रहा है और उसे अंदर ला रहा है। हमारे दादा दादी तो 2-2 घंटे तक नहाते हैं।
हम आमतौर पर 1.5 घंटे तक नहाते हैं। और तुम्हें अपना नहाना पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा प्रोसेस लगभग 4 से 5 घंटे लेता है। हम हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, शनिवार या रविवार को। अगला स्टेप है जमी हुई शैम्पू की बोतल को स्टोव के पास गर्म करके लिक्विड बनाना। नहाते वक्त ये लोग लोटे से खुद पर पानी डालते हैं। जब नहाना खत्म होता है तो ये फटाफट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अब इन्हें 60 डिग्री से बाहर -54 डिग्री सेल्सियस पे निकलना है, यानी कुल 114 डिग्री का फर्क। सप्ताह का नहाने का रिचुअल खत्म होने के बाद अगली सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे बच्चे एक हड्डी जमा देने वाली ठंडी सुबह में उठते हैं। बाहर अब भी अंधेरा है। घर के अंदर लगे सिंपल वाटर टैंक की मदद से घर की गर्माहट में बच्चे अपना चेहरा धोते हैं और ब्रश करते हैं। लेकिन बाकी जरूरतों के लिए अभी भी उन्हें बाहर वाले टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जोयाना अपनी बेटियों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती है। बच्चे कई लेयर के कपड़े पहनते हैं ताकि बाहर के सफर में ठंड से बचे रह सकें। बाहर जाने से पहले जोयाना अपनी बेटियों के चेहरे पर वुल शॉल कसकर लपेटती है, जिससे उनका मुंह और नाक ढके रहे और बर्फीली हवा से बचाव हो। अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। स्कूल तक का रास्ता लगभग आधा किलोमीटर है। हर सर्द सुबह निकोलाई अपनी बेटियों को लेकर निकलते हैं। ओमिकॉन में स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जाता। उससे नीचे जाना बाहर निकलने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। आज थर्मामीटर -54 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, दूसरी तरफ इवान जैसे लोग की जिंदगी हर दिन सर्वाइवल और शिकार के इर्द गिर्द घूमती है। इवान के पास यहाँ कई जानवर हैं, यहाँ तक कि उसके पास एक जमा हुआ भेड़िया भी है। उसने इस भेड़ियों को सुबह होने से पहले यानी करीब 2 घंटे पहले हमारे साथ मिलकर लगाए गए जाल में पकड़ा। भेड़िया जाल में फंसा था और ठंड की वजह से मर गया, क्योंकि वो हिल नहीं पाया। ठंड में अगर हिलते नहीं हो तो मर जाते हो। ये नर भेड़िया है। अब इवान इसकी खाल बेचेगा और इसके मांस का इस्तेमाल करके नया जाल लगाएगा, जिससे वो भालू का शिकार करेगा। वो हमें अपने शिकार का कलेक्शन दिखा रहा है। ये उन लोमड़ियों की खालियां जिन्होंने उन्हें पूरी सर्दी ट्रैक किया और पकड़ा। इसकी फर कितनी मोटी थी, ये तो पूरा बड़ा भालू था। इन भालुओं को मारना पड़ा क्योंकि ये मेरे जानवरों पर बार बार हमला करते थे। हर साल ये मेरी जमीन पर आ जाते हैं और हर बार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिकॉन की ठंड इतनी ज्यादा है कि सबसे मजबूत गाड़ियां भी फेल हो जाती हैं अगर उन्हें सही तरीके से तैयार ना किया जाए। अगर कोई गाड़ी कुछ घंटे तक बिना इंजन चलाए बाहर रह जाए तो वह पूरी तरह से जम जाती है और बिना पूरी तरह डिफ्रॉस्ट किए चालू नहीं होती। अपनी कार को डिफ्रॉस्ट कैसे करोगे? हम जेट हीटर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि स्टार्ट होगा या नहीं। हर हिस्सा कड़क बर्फ में जम चुका है, मेटल, फ्यूल, तेल, यहाँ तक की बैटरी भी। वो सबसे पहले कार पर जमी मोटी बर्फ को ब्रश से साफ कर रहे हैं। टायर एकदम पत्थर जैसा सख्त हो गया है। बाहर का तापमान -56 डिग्री सेल्सियस था। टायर पंक्चर नहीं हुआ है, बल्कि इतनी ज्यादा ठंड में अंदर की हवा सिकुड़ जाती है, जिससे टायर पिचक जाता है। ये लोग इस सेटअप को इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि गाड़ी को गर्म किया जा सके। हम इसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि जो गर्म हवा अंदर है वो बाहर न निकले। ये लो, इसे पकड़ो। बाहर बहुत ठंड है। यहाँ हर चीज को गर्म रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये डीजल कार है, इसलिए टैंक में जो डीजल है वो पूरी तरह जम गया है। गाड़ी अब ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक गर्म होने के लिए रखी रहेगी। अगर किसी लोकल के पास हीटेड गैराज है तो वो अपनी गाड़ी को महीनों तक सुरक्षित रख सकता है बिना इंजन को खतरे में डाले। जो हमारी गाड़ी को डिफ्रॉस्ट किया जा रहा था, तो हमने पहली बार ऐसी गैराज का दौरा किया था। इस गैराज का दरवाजा बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, कोई भी कोना खुला नहीं छोड़ा गया है। वो लोग स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। दीवार को देखिए, लेयर दर लेयर बनाया गया है और यहाँ हीटिंग पाइप्स भी है जो पूरे गैराज को गर्म रखते हैं। हमने गाड़ी को 3 घंटे तक गर्म किया है। अब इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बैटरी लगाई जा चुकी है। अब डिपस्टिक से ऑयल लेवल चेक किया जा रहा है। ये पहली बार है जब दरवाजा खोला गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को मौत के मुंह से वापस लाया गया है। अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ओमिकॉन में जिंदा रहने का मतलब प्रकृति पर जीत पाना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर जीना है। प्राचीन शामनिक ज्ञान से प्रेरित याकुट लोग ठंड से लड़ते नहीं, बल्कि उसे सम्मान देते हैं और उसके नियमों के साथ जीते हैं। देखो, तापमान जरा भी ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ सबसे बेरहम सर्दियों का सामना डर से नहीं बल्कि रिवाजों और विश्वास से किया जाता है। इस अटूट यकीन के साथ कि प्रकृति जितना लेती है उतना ही लौटाती भी है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये है प्रकृति के साथ जीने की कहानी। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त तुर्गत एकिम को, जो इस पूरे सफर में हरदम मेरे साथ थे। उन्होंने भी ओमिकॉन में एक वीडियो शूट किया जहाँ उन्हें एक लोकल परिवार से खास इन्विटेशन मिला और उन्होंने जमा देने वाले गाँव की रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। और हाँ, जब मैं टुर्गट के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों ने -55 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नदी में छलांग लगाई। ये मेरी जिंदगी के सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस में से एक था। अगर आप इस सफर के अनदेखे फुटेज देखना चाहते हैं और इस इलाके की संस्कृति और परंपराओं को और करीब से जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और टुर्गट की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें।